हर समय ब्राह्मण प्रधानमंत्री होते थे और वो फैसला करते थे, और उन्होंने आजाद भारत में जनगणना को रोक कर रखा हुआ था। मनमोहन सिंह के समय में ऐसा लगा कि मनमोहन सिंह जी सिख है और गैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री हैं, वो इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी को यह फैसला करने का अधिकार कांग्रेस के द्वारा दिया गया, और जिसका नतीजा यह रहा कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर ओबीसी को मूर्ख बनाने की साजिश की गई, जिसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं की गई। और इस मुद्दे को दबाने के लिए अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को मैदान में उतारकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलवाया गया, ताकि जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बना है, उसको दबाया जा सके। और इसका नतीजा रहा कि 2011 में कास्ट सेंसस नहीं हो पाई, और ओबीसी को गुमराह करने के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया, उसका भी मकसद केवल ओबीसी को गुमराह ही करना था, और ओबीसी को कोई फायदा उसका नहीं होना चाहिए। इसलिए उसकी रिपोर्ट ना तो कांग्रेस के द्वारा उनके समय में पब्लिश की गई और ना ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पब्लिश की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लोगों को ऐसा लगा कि एक ओबीसी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, अब जरूर देश में कास्ट सेंसस हो जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भी द्वारा भी कोई फैसला नहीं लिया गया, और लगातार हम लोगों के द्वारा इस मुद्दे को लेकर लगातार अभियान और लगातार आंदोलन चलाया जाता रहा। हमारे अभियान और आंदोलनों का यह नतीजा रहा कि तमाम विपक्षी दलों को जब इस बात का एहसास हुआ कि जमीनी लेवल पर अब जाति आधारित जनगणना का मुद्दा समाज में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो उनको भी मजबूर होकर के इस मुद्दे को उठाना पड़ा। और निरंतरता में जो दबाव हमारे आंदोलन का रहा, और निरंतरता में बिना कभी रुके हुए, बिना कभी थके हुए जो इस आंदोलन को हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने निरंतरता में चलाया, और वामन मेश्राम साहब ने इस आंदोलन का नेतृत्व लगातार किया, इस आंदोलन को लगातार चलाने का काम किया, उसका नतीजा ये रहा कि अब केंद्र सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि अब जाति आधारित जनगणना किए बगैर उनको वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और इसलिए जाति आधारित जनगणना करने का फैसला कैबिनेट से आरएसएस बीजेपी को लेना पड़ा, केंद्र सरकार को लेना पड़ा। लेकिन साथियों, उन लोगों ने इस बात को तो घोषित किया कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। जो लोग लगातार इसका विरोध करते रहे, इससे जातिवाद बढ़ेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी ने अपने रैलियों में यह कहा बिहार की कास्ट सेंसस के बाद में कि यह पाप किया गया है उन लोगों के द्वारा। आज वो लोग खुद ही इस मुद्दे पर आ गए। ये हमारी विचारधारा की एक बड़ी जीत है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया और जिसके विरोध में आरएसएस बीजेपी पूरी तरीके से थी, आज उन मुद्दों पर उनको झुकाने के लिए हम लोगों ने मजबूर किया है। ये हमारे आंदोलन की एक बड़ी जीत है, और इसके लिए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी शुभचिंतक और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन इसी के साथ साथियों, सतर्क भी होने की जरूरत है, क्योंकि जब शेर कमजोर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो वो शाकाहारी होने का ढोंग करता है। शाकाहारी होने का ढोंग इसलिए करता है कि उसको लगता है कि अब हम शिकार करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम ये अफवाह फैला देंगे कि हम शाकाहारी हो गए हैं, तो शिकार खुद ही चलकर हमारे पास आ जाएगा और उसको हम शिकार बना लेंगे। तो कई मुद्दों पर फंसी आरएसएस बीजेपी, जिसका कोई जवाब आरएसएस बीजेपी के पास में नहीं है। लगातार हर मुद्दे पर वो फंसती जा रही और हर मुद्दे पर फंसती जा रही है। तो इसलिए कहीं दांवपेच के तौर पर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे का ऐलान करके, कहीं दांवपेच के तौर पर उठाया गया फैसला तो नहीं। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो पूर्व का इतिहास है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये मनवादी पार्टियां हैं।
मनमोहन सिंह सरकार में भी ऐलान किया गया था, देश के लोग संतुष्ट हुए थे कि अब जाति आधारित जनगणना होगी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी हो गया। इस सरकार ने भी ऐलान किया कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये समय नहीं बताया। तो क्या महिला आरक्षण की तरीके से इसके लिए भी डिले किया जाएगा या इसको भी पेंडिंग में डाल दिया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसका पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए और विपक्ष के द्वारा जो ये मुद्दा उठाया जा रहा था, तो ये मुद्दा विपक्ष के हाथ से छीनने के लिए ये घोषणा करके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, या फिर वास्तव में सरकार इसके लिए गंभीर है? अगर वास्तव में सरकार इस बात के लिए गंभीर है तो सरकार को इसकी तारीख का भी ऐलान करना चाहिए था कि हम किस तारीख से जाति आधारित जनगणना करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने तारीख का ऐलान नहीं किया। इसके साथ ही जनगणना की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि सरकार ने इस बात को तो स्वीकार किया कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, लेकिन इस जनगणना की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में सरकार के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जब तक प्रक्रिया हमारे सामने नहीं आती, तो इस जनगणना का प्रोसेस क्या होगा, ये जनगणना की प्रक्रिया क्या होगी, इसको भी हमको इस पर भी निगाह बनाकर रखना है कि कहीं इसमें तो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं है। और किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने की अगर कोशिश सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन की तैयारी रखना है और उसको रोकने का काम करना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति आधारित जनगणना इस दिशा में बढ़ाया गया ये कदम है, लेकिन इसके साथ ही साथ संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का जो मुद्दा है सभी क्षेत्रों में, इसको लेकर सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये भी एक सवाल है कि क्या जाति आधारित जनगणना ही सरकार करने के लिए तैयार है या संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भी लागू करने के लिए तैयार है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी आशंका है वो ये है कि अभी पिछले दिनों जो आरएसएस की मीटिंग हुई उसमें यह बात कहा गया, पिछले दिनों आरएसएस की मीटिंग में यह बात कहा गया कि हम, चूंकि अभी आरएसएस को लगता है कि जाति जनगणना के मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसके खिलाफ में जो लेख लिखते थे, इसके खिलाफ में जो बातें करते थे, इसके खिलाफ जो बोलते थे, अब उनको लग रहा कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता, तो वो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो इसलिए आरएसएस के लोगों ने पिछले दिनों इस बात को कहा कि जाति आधारित जनगणना के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, केवल विकास के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो कहीं सरकार जाति आधारित जनगणना पर महफिल लूटकर फिर जैसे कांग्रेस ने सर्वे का रिपोर्ट जारी नहीं किया, तो क्या बीजेपी आंकड़े जारी करेगी या नहीं जारी करेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो कह सकती है कि आंकड़े जारी करने से इसका राजनीतिक उपयोग होगा, हम तो केवल विकास के लिए जाति आधारित जनगणना करवाए थे, तो इसलिए हम इसका उपयोग विकास के लिए करेंगे। तो कई सारी आशंकाएं हैं, चूंकि ये जो लोग हैं ये मनवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, ये हम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन जिस प्रकार से दबाव में है और जिस प्रकार से चुनाव हारने का खौफ उनको दिख रहा है, उसकी वजह से इस प्रकार का फैसला इन लोगों के द्वारा किया गया है। इसलिए यह बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है कि अगर अब बीजेपी ईमानदार हो गई है रिजर्वेशन को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर अगर इतना ईमानदार हो गई है, बिहार सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया और कई राज्यों में जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया, वो 50% आरक्षण की सीमा की वजह से उसको कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है, और इसकी वजह से कई राज्यों में 27% आरक्षण भी ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या सरकार आरक्षण की 50% की जो सीमा है, जो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद अपने आप पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए अभी भी वो सीमा रुकावट बनी हुई है, तो 50% आरक्षण सीमा को खत्म करने के लिए कानून लाएगी
या तमाम राज्यों में जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त करेगी। एक और भी बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ईमानदार है, और अगर ईमानदार है तो जिस प्रकार से सरकार सभी चीजों को बेचने का काम कर रही है, जब गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं बचेंगे तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और रिजर्वेशन कहां पर मिलेगा? तो ये भी बड़ा सवाल है। तो क्या सरकार निजीकरण को रोकने के लिए कानून लाए? चूंकि आज की तारीख में निजी क्षेत्र में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, तो इस प्रकार से कई सवाल है जिसका जवाब आरएसएस बीजेपी के लोगों को देना चाहिए कि देश में वो वास्तव में उनका मन बदल गया है या फिर वो राजनीतिक मजबूरी के तहत और किसी मुद्दे पर फंसे होने की वजह से वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग इतिहास में हमारे साथ धोखेबाजी किए हैं वो वर्तमान में भी धोखेबाजी कर सकते हैं। इस बात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, निगाह बनाकर रखने की जरूरत है, और अपना जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। अभी हमारा आंदोलन मजबूत हुआ तो जाति आधारित जनगणना पर सरकार को झुकना पड़ा। आगे आने वाले समय में ईवीएम पर भी सरकार को झुकाने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए अभी जो 1 जुलाई का भारत बंद है, क्योंकि अभी जाति आधारित जनगणना हुई नहीं, केवल घोषणा हुई है और तमाम मुद्दों पर सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं है, इसलिए ईवीएम को लेकर भी, जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर भी हमारा जो आंदोलन है ये लगातार चलता रहेगा। और 1 जुलाई 2025 को जो भारत बंद है उसकी तैयारी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में करना चाहिए और इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि निरंतर दबाव बनाने से ही, निरंतर जागृति और आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाने से ही हम इस देश में अपने हक अधिकार हासिल कर सकते हैं। जाति आधारित जनगणना सरकार ने मान लिया, ये हमारी उद्देश्य की दिशा में, हमारे मंजिल की दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है, लेकिन ये आखिरी कदम नहीं है। अभी आगे बहुत लड़ाई है।